दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा दिन 2024 विज्ञान को पढ़ने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका उपयोग करके आप जो कम समय में अच्छे अंक इस सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हैं दोस्तों ये जो विज्ञान की 2024 की परीक्षा दिन है इसमें आपके 1500 से लेकर तो 2000 तक के छोटे बड़े प्रश्न हैं जिन्हें अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको एक काफ़ी लंबा समय लग जाएगा इन्हें पढ़ने में और इसे मेमोराइज़ करने में। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप स्वयं ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत से टर्म्स ऐसी दी हुई है जो काफ़ी कठिन है। कठिन भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ताकि आपका जो प्रश्न है जिसका आप उत्तर लिखें वो काफ़ी अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसे कुछ प्रश्न शेयर करने वाला हूँ इस परीक्षा दिन में से जिन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कम समय लगेगा इस पूरी परीक्षा दिन को मेमोराइज़ करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जिसे आप समझिए। यहाँ पर जो है अगर आप 50 प्रश्न भी एक चैप्टर में से करते हैं जिसमें आप 15 चैप्टर है तो आपको 750 प्रश्न इस परीक्षा दिन से करने पड़ेंगे और 750 प्रश्नों को आपको 90 दिन लग जाएंगे, मतलब 3 महीने लगेंगे अगर आप इस पूरी परीक्षा दिन को पूरी तरीके से पढ़ते हैं। और ये मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक जैसे बैठते हैं 1 घंटा और इस पूरी परीक्षा दिन को पढ़ते हैं तो आपको जो है 90 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन तब एरर हो जाता है क्योंकि हमारे पास में केवल एक विषय नहीं होता है, हमारे पास में 6 विषय हैं। तो हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे तो हम तो स्वाभाविक एक टॉपर बन जाएंगे। लेकिन हमें इस प्रकार से चाहिए कि हम जो है कम पढ़ाई भी करें और टॉपर भी बने। तो उसके लिए चलिए स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है इस ब्लूप्रिंट का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ जो चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादा अंकों का आ रहा है जैसे 7, 8 और कुछ जो अंक हैं कुछ जो चैप्टर्स है जैसे हमारा पर्यावरण है इसमें से केवल 3 मार्क्स का आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि 3 मार्क्स का है तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जो बड़े चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने जो है आज की वीडियो में जो प्रश्न बताने वाले हैं आपको वो इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर निकाले गए हैं 2024 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम विषय सूची पर थोड़ा सा चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए विषय सूची में आगे जो है वो 4 आपको सेट दिए गए हैं और पीछे जो है विगत वर्षों के 4 पेपर्स दिए गए हैं और बीच में आपको जो है 15 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कहना होता है कि अगर हम ये 4 को पढ़ ले तो हमारी परीक्षा ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन भी करके दिखाया हुआ है कि पिछले सालों के पेपर में से कितना आता है परीक्षा दिन में से। तो आप मैं वो वीडियो जो है पिन कर दूंगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने एक कैलकुलेशन निकाला था कि भाई जो पिछले जो सेट आगे जो सेट दिए होते हैं उसमें से कितना पूछा जाता है। तो उस कैलकुलेशन में आप मानेंगे नहीं, केवल इस जो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है साइंस का उसमें से केवल 15 मार्क्स का पूछा गया था इस सेट्स में से। तो ये सेट जो है कभी कभी कारगर नहीं होते हैं, तो आप इस सेट्स पे बिल्कुल भरोसा ना कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पिछले सालों के पेपर। तो क्या पिछले सालों के पेपर में से हमें पढ़ना चाहिए? तो इसके लिए भी मैं आपको गलत कहूँगा क्योंकि जो पेपर निकाला जाता है वो एनालिसिस करके निकाला जाता है कि क्या कोई प्रश्न पिछले सालों के पेपर में से रिपीट तो हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आप इसमें से पढ़ते तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर निकालते हैं और फिर उसमें से पढ़ते हैं तो वो आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आपको पता है ये एक नया एनसीईआरटी सब्जेक्ट है जो कि अभी 4 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो हमें 10 सालों के पेपर मिलना तो संभव नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी समस्या आ जाती है हमारे सामने। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ गया है कि हमें जो है 4 सेट में से आगे से पढ़ना नहीं है और पिछले 4 सेट में से भी पढ़ना नहीं है। हमें बीच में चैप्टर में से पढ़ना है और वो प्रश्न पढ़ना है जो सिलेक्टेड है, मोस्ट आईएमपी है। तो जैसे चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों इस चैप्टर में से आपके कौन सी चीज़ें आईएमपी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में से आपको सब कुछ स्किप कर देना है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इस चैप्टर में से आपको रिक्त स्थानों को पढ़ लेना है। अब रिक्त स्थान इसमें क्यों महत्वपूर्ण है तो आप देखिए, सबसे पहली रिक्त स्थान क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपित करना। तो यही आपका एक प्रश्न बन जाता है जो है रासायनिक समीकरण क्या है। तो दोस्तों आप याद रखिए ये चैप्टर का नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फिर बताइए रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप रिक्त स्थान कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले रिक्त स्थान का आंसर है रासायनिक समीकरण, मतलब ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा बता रहा है। फिर संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, मतलब यहाँ पर जो आपकी 6 परिभाषाएं जो यहाँ पर तैयारी हो जाएगी जब आप इन
रिक्त स्थानों को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो एक ट्रिक है, आप जो इन रिक्त स्थानों को कीजिए। उसके बाद में चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आपको टिक लगा लेना है इस प्रश्न पे, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। चूँकि हमने आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या है, या फिर बताइए रासायनिक समीकरण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, और उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको इन दोनों प्रश्नों को छोड़ देना है विस्थापन द्विविस्थापन। इसको इसलिए हमने काटा हुआ है क्योंकि इसका मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कर लेनी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका 2022 में पूछा गया है, तो जो ये रिपीट भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाता है विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर बताइए। तो ऊपर हमने द्विविस्थापन और विस्थापन काटा था, तो यहाँ पर जब आप इस प्रश्न को करेंगे तो आपके दोनों क्लियर हो जाएगा और आपको इन दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ये जो है ये पूरा यहाँ से छोड़ देना है, ये वाला पेज। उसके बाद में आपको इस पेज पर आ जाना है यहाँ पर, और इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मोस्ट टाइम पे लगा लेने हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से भी आपको पूरा पेज छोड़ देने हैं ये दोनों। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है हमेशा पूछा जाता है, विकृत गंधिता कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन ये भी मोस्ट टाइम पे है। तो ये पूछा जाता है कि संचारम विकृत गंधिता में एक एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद में आता है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। तो ये हम पिछले जो अति लघु उत्तरीय लगाया था उसमें हमने ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी को दोनों को लगा लिया था, तो इसे आपको स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यह है, ये आपका होने के बाद में आपको नेक्स्ट की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट आपका एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो है ये भौतिक और रासायनिक समीकरण, इसे पहचानना। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल का वाष्पीकरण क्या है या एलपीजी दहन क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था जो कि 2023 में आया था कि आलू के चिप्स को थैली में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस मतलब जो कि आलू के चिप्स की थैली में भरी होती है, जो भी आप पैकेज फूड लेते हैं उसमें भरी हुई होती है, तो उस पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉजिकल प्रश्न। उसके बाद में यहाँ पर आपका चैप्टर ये खत्म होता है। उसके बाद में चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें से आपको देखिए ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जल का पीएच मान, अम्लों का पीएच मान और क्षार का पीएच मान। उसके बाद में आपको लिटमस पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अम्ल कौन से लिटमस पेपर को किस कलर में बदलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाता है। उसके बाद में इस चैप्टर से जो मोस्ट टाइम पे चीज़ जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है सही जोड़ी। तो आप इस चैप्टर की सही जोड़ी पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर से आपको प्रश्नों में सिलेक्ट कर लेना है कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न। उसके बाद में आपका आता है पीएच स्केल किसे कहते हैं। उसके बाद में देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है। उसके बाद में इस प्रकार से ये जो है ये पेज आपका समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे से यहाँ पर आपका प्रश्न आता है पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ पर आता है जल का अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर से ये पूरा पेज में सबसे लास्ट पे पढ़ लेना है उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद में यहाँ पर से आपको टिक लगा लेना है इस प्रश्न पर, धोने के सोडे और बेकिंग सोडे के दो उपयोग बताइए। उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में यहाँ पर से आपको इसे छोड़ देना है, स्किप कर देना है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत बार त्रैमासिक अर्धवार्षिक में पूछा गया है, तो आप इसे भी जो है टिक लगा सकते हैं एज अ माइनॉरिटी की तरीके, लेकिन हम जो इसका पार्ट 2 में इसे टिक लगाएंगे। अगला है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताइए। तो अगर आप वहाँ पर परिभाषा कर लेते हैं तो परिभाषा को काट काट कर भी आप अंतर बना सकते हैं, या आप इसे भी पढ़ सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये चैप्टर भी जो है यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर आपका धातु अधातु वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। धातु अधातु में आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल छोड़ देने हैं। उसके बाद में आपको आ जाना है भर्जन की ओर। भर्जन से आप क्या समझते हैं और एनोड पंख किसे कहते हैं। 2 प्रश्नों पर आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद में ये जो आपका इधर वाला पेज आता है, इसमें आपको अपरूपता क्या है, अपरूपता कौन से 2 प्रमुख अपरूपों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, और आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक क्यों होता है। लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 तरीके यहाँ पर आपको लिखना है। बाकी पूरा पेज यहाँ पर ब्लैंक छोड़ लेना है।
उसके बाद में आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है कि निम्न पदों की परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, और रासायनिक गुणधर्म धातु अधातुओं का यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट में यहाँ पर ये इसे जो आपको बिल्कुल छोड़ देना है, यहाँ पर भी आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से यहाँ पर जो है आप ऑब्जेक्टिव इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको प्रश्न कर लेना है अति लघु उत्तरी में हाइड्रोकार्बन क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको प्रश्न करना है समावयवी और समावयिता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है, ये पेज पूरा आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इस पेज में कोई भी आईएमपी आपका नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आ जाता है CH3 CI में सहसंयोजन आबंध की प्रकृति यहाँ पर आपको समझानी है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर हम चले जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आने के बाद में इस प्रश्न पर आप टिक लगाइए कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करनी है आपको। यहाँ पर 4 यौगिकों की संरचनाएं आप चित्रित करना सीख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद में यहाँ पर से आपको इसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर अपने। तो यहाँ पर से जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण मिलता है, एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल किसे कहते हैं। आप इसे चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो है बहुत बार त्रैमासिक अर्धवार्षिक में पूछा गया है, तो आप इसे रख सकते हैं। हम इसे नेक्स्ट पार्ट जब लाएंगे तो उसमें इसको इंक्लूड जरूर करेंगे। अभी आपको इसमें से करना है साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद में नेक्स्ट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर 5 जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम पर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न टिक लगाना है कि सभी पौधे जो है प्रकाश में ऑक्सीजन और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आप टिक लगा लीजिए, इसे है। उसके बाद में आपको टिक लगाना है स्वपोषी और विषमपोषी क्या है इसमें अंतर। उसके बाद में आमाशय में अम्ल की भूमिका, पाचक एंजाइम का कार्य। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपको लगा लेने हैं इस पेज पे। अगला प्रश्न आता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अगला है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों का वहन कैसे होता है। तो इसकी ट्रिक आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। जल के बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रश्न आ जाता है धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की क्या भूमिका है, या प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यह 8वां प्रश्न आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद में चैप्टर से सीधा आप 13वें प्रश्न पर आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समीकरण को उदाहरण से समझाइए। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाता है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की क्रियाविधि का वर्णन करना है आपको सचित्र, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल कर लीजिए। अगला आता है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर 6। चैप्टर 6 में यहाँ पर आपको जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से एक प्रश्न करना है। यहाँ पर क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की यानी नमक की कमी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका और पादप हार्मोन क्या है। अगले की ओर बढ़ते हैं हम। ये पेज आपका ब्लैंक रहेगा। इस पेज पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूरॉन का चित्र दिया हुआ है, इसे आपको कर लेना है बिल्कुल। चित्र हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रतिवर्ती चाप का एक चित्र दिया गया है, इस चित्र की आपको तैयारी कर लेनी है। अगर आप इसका वर्णन भी देखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा वर्णन पढ़ सकते हैं, जिसका आपको क्षेत्र समझने में आसानी हो। उसके बाद में निम्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के यहाँ पर 4 हार्मोन्स दिए हुए हैं, तो ये चारों हार्मोन्स आप याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। बहुत बार त्रैमासिक अर्धवार्षिक में हार्मोन पूछे गए हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम चैप्टर 7 पे, जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें से आपका मुकुलन क्या है ये बिल्कुल आप तैयारी के साथ रहिए, मुकुलन का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर से आपको दोनों पेज यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर देखने को मिलेगा जीव सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस कथन के लिए 3 कारण लिखे, तो इस प्रश्न को आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको तीसरा प्रश्न पे चले जाना है, स्वपरागण पर परागण में अंतर, प्रजनन के महत्व पर प्रकाश, अलैंगिक लैंगिक जनन क्या है और परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंक से लेकर तो 5 अंकों तक ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आता है चैप्टर 8 आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जब में जब आप आएगी तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको कर लेना है आनुवंशिकता क्या है। उसके बारे में आपको करना है मेंडल के पृथक्करण का नियम और गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र किसे कहते हैं। उसके बाद में जवाब यहाँ पर आएंगे तो आपको
ये दोनों पेज ब्लैंक छोड़ देने। उसके बाद में एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए, समझात अंग और समृद्धि अंग क्या है। परीक्षा ने दिया नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से 4 प्रश्न आपको कर लेने हैं। फिर ये पेज आपको ब्लैंक छोड़ देना है दोस्तों। आपको इसके बारे में आपको दीर्घ उत्तरीय में आ जाना है। अवतल उत्तल समतल दर्पण के अनुप्रयोग यहाँ पर आपको लिख का प्रश्न यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको ये दोनों पेज ब्लैंक छोड़ देने हैं, ये भी ब्लैंक छोड़ देने हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल पे आपको इतना प्रबल जोर नहीं लगाना है क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपका काफ़ी ज़्यादा समय ले जाएंगे और इसमें से ज़्यादा प्रश्न भी पूछा नहीं जाता है। उसके बाद में अगला आता है आपका परावर्तन के नियम लिखिए। उसके बाद में ये प्रश्न करने के बाद में आप बढ़ जाइए चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। उसके बाद में विचलन कोण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये यहाँ पर से आप इन प्रश्नों को टिक लगा लीजिए। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, वर्णक्रम क्या है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हम वर्षा होने के बाद ही इंद्रधनुष क्यों देख पाते हैं, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते और नेत्र की समंजस क्षमता से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न इनको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है दोस्तों यहाँ पर से आपको इस पेज को ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा आता चला जाए है, वो है काज में बीच में श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन समझाइए, या सूर्य में 7 रंग के होते हैं समझाइए। तो यहाँ पर प्रश्न ये बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है लेकिन इसका आंसर एक ही है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो कलर की जो सीरीज़ है ये आपको सीरीज़ वाइज याद होनी चाहिए, बिल्कुल एक सीरीज़ में दिए हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, और इसके कुछ विस्तार तरीके से दिया गए हैं। आपको इसके कारण और निवारण से सभी तरीके से पढ़ लेना है सचित्र। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 11 की ओर, विद्युत। तो इस चैप्टर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा और एसआई मात्रक, विभवांतर क्या है और ओम का नियम क्या है। 4 प्रश्न आपको इस चैप्टर से कर लेने हैं। उसके बाद में ये दोनों पेज आपको ब्लैंक छोड़ देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ना है और यहाँ पर आपको एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और मिल जाता है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लघुत्तरी में मिलता है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने की 4 कारक बताइए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको है समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो आप इन दोनों को देख लीजिएगा। उसके बाद में ये पेज आपको जो है ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी आपको इस दोनों ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाना नहीं है दोस्तों। आप चाहे खाली समय में से कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम बात कर रहे हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई की। तो यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इस चैप्टर 12 में से। उसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हमें यहाँ पर रेखाएं खींचनी है चुंबक के चारों ओर। तो ये चित्र आपको चित्र सहित कर लेना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के हमें गुण बताना है और फ्यूज तार क्या होता है ना, अर्थिंग क्या होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर से आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में आपको टिक लगाना है, घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र। उसके बारे में आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, उसको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में आता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को चित्र सहित यहाँ पर हमें समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा परिपथ का उपयोग करते समय क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, वो यहाँ पर हमें बताना है दीर्घ उत्तरीय में। उसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी चैप्टर को, चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण। तो इस चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर से आपको प्रश्नों को टिक लगाना है। वो है आपके लघु उत्तरीय का प्रश्न, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। 2 प्रश्नों का कर लेना है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से जो है हमारे पिछले साल के पेपर आ जाते हैं। जब आप इन प्रश्नों को कर लेंगे तो आप जो है इन प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने के बिल्कुल काबिल हो जाएगी। अब देखिए जिन प्रश्नों को हमने टिक लगाया है उसमें विकृत गंधिता भी है, उसमें यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा भी है। मतलब इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक समझात अंग भी हमने टिक लगाया था,
ठीक है। अवतल धर्म के मुख्य फोकस की परिभाषा ये भी हमने टिक लगाया था। तो जब आप हमारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि बहुत आसानी से जो है पिछले सालों के पेपर को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं और त्रैमासिक अर्धवार्षिक के पेपर भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है किसी और विषय के बारे में बताएंगे और उसमें आपको बताएगी किस प्रकार की आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो दोस्तों आपको जो है बिल्कुल इन प्रश्नों को कर लेना है, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें इन प्रश्नों को छोड़ के कोई अतिरिक्त प्रश्न हम बताएं तो उसमें आपको हमें कमेंट करना है। तो और हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बिल्कुल बनाएंगे।